In the last lecture, if you remember, we started with the topic of friction. और फ्रिक्शन के हवाले से जब हम बात करें तो हमने फ्रिक्शन को ख़ास तौर पे अगर हम ड्राई फ्रिक्शन की बात करें तो ड्राई फ्रिक्शन की हमने डेफिनेशन देखी थी लास्ट लेक्चर में, और फिर हमने जो है वो थोड़ा सा देखा था कि इक्विलिब्रियम और इम्पेंडिंग मोशन और मोशन में ये फ्रिक्शन जो है वो किस तरह बिहेव करती है, फ्रिक्शन का इफेक्ट जो है वो किस तरह आपने जो है वो मॉडल करना होता है. Then we move to our main topic, which is problems involving dry friction. कि आपके पास जिन प्रॉब्लम्स में फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो उनको किस तरह सॉल्व करना चाहिए, किस तरह उनको अप्रोच करना चाहिए, हमने इसके हवाले से डिस्कशन की थी. एंड वी डिस्कस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच यू मे इनकाउंटर while dealing with friction. The first type of problem which is no apparent impending motion. इससे क्या मुराद है कि आपके पास इस केस में जो फर्स्ट केस है, नंबर ऑफ अननोन्स जो होंगे, सो अगर मैं इसको लिखूं, नंबर ऑफ अननोन्स फॉर दिस केस are going to be equal to the number of equilibrium equation. ठीक है, तो हमने फर्स्ट केस के हवाले से बात की थी. दोज प्रॉब्लम्स आर स्ट्रिक्टली इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बराबर होंगे. इसमें आप फ्रिक्शन को भी एज अ अननोन लेके डील करते हैं. आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन सॉल्व करके फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, एंड आफ्टर फाइंडिंग दैट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यू आर गोइंग टू कंपेयर दैट फ्रिक्शन फोर्स, जिसको मैं अगर सपोज एफ से डिनोट करता हूँ तो आप मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से इसको कंपेयर कर देंगे, एंड दिस वैल्यू ऑफ एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन. सो आपके पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फ्रिक्शन की वैल्यू आती है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन. इफ दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड then the body would remain to be in equilibrium. So this was the first case which is strictly dealing with the equilibrium of that particle. Now the second case is आपके पास impending motion हो रहा है at all points of contact. So that rigid body जिसकी आप analysis कर रहे हैं, it is in contact at more than one points और from the surroundings, और आपके पास तमाम points पे जो है वो rigid body on the verge of sliding है. इस सूरत में आपके पास जो सिनेरियो आता था वो क्या था कि आपके पास जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, सो द नंबर ऑफ अननोन्स फॉर दिस केस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम प्लस फ्रिक्शन इक्वेशंस. ठीक है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस प्लस नंबर ऑफ फ्रिक्शनल इक्वेशंस. चूंकि ऑल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे इम्पेंडिंग मोशन हो रहा है, सो एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट यू कैन अप्लाई फ्रिक्शन फोर्स टू बी इक्वल टू म्यू एस एन, और आपके पास फ्रिक्शन इक्वेशन भी इतनी आ जाएंगी कि इक्विलिब्रियम के साथ डील करके आप टोटल अननोन्स जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. इन दोनों केसेस में फॉर केस 1 एज वेल एज केस 2 आपके पास एक यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल होता है बिकॉज आपके पास अननोन्स और इक्वेशन जो है वो बराबर हैं. नाउ कमिंग टू द थर्ड केस, जिसमें आपके पास जो रिजिड बॉडी आप कंसिडर कर रहे हैं, इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग्स फ्रॉम मोर देन वन पॉइंट्स एंड इम्पेंडिंग मोशन अकर्स एट सम पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट. इस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ अननोन्स थे, तो द नंबर ऑफ अननोन्स फॉर दिस केस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस प्लस सम फ्रिक्शन इक्वेशन. यानी आप अगर 2 पॉइंट पे कांटेक्ट है आपके पास, तो आप करते क्या हैं कि उन दोनों पॉइंट्स पे जो फ्रिक्शन इक्वेशंस हैं वो दोनों अप्लाई नहीं करते. रादर आपके पास चूंकि अननोन्स, सपोज आपके पास अननोन्स 3 हैं, आपके पास इक्वेशंस 4 आ रही हैं, तो फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो आप यूज करते हैं अपने सोल्यूशन में, फ्रिक्शन इक्वेशंस को आप जज करते हैं कि किस पॉइंट पे अप्लाई करनी है. आइदर पॉइंट ए, अगर 2 पॉइंट से कांटेक्ट ए और बी से, तो आइदर पॉइंट ए के ऊपर अप्लाई करें या पॉइंट बी के ऊपर अप्लाई करें, और उसके हवाले से फिर आप कंडीशंस को देखते हुए सोल्यूशन को अपना जज कर रहे होते हैं. सो दीज आर द 3 डिफरेंट केसेस जो कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे. प्रोबेबली हमने इन केसेस से रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम्स भी एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी. आज हम कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे ताकि आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग इन केसेस के हवाले से और फ्रिक्शन के हवाले से हो सके. आई होप ये थ्योरी जो अभी मैंने तीनों केसेस बताए हैं तमाम लोगों को क्लियर हैं. So moving to today's lecture, जिस तरह अभी हमने कहा कि एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 4 हमने लास्ट वीक सॉल्व की थी. आज हम एग्जाम्पल 8-5 से स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स जो है वो हम सॉल्व कर रहे होंगे. ओके, सो मूविंग टू एग्जाम्पल 8-5.
in which we have two particles, block A and block B. Block A has a mass of 3 kg, whereas block B has a mass of 9 kg. These two blocks are being connected together through weightless links AC and CV as shown to you in the figure. You need to determine the largest vertical force P, यानी आप इस पिन के ऊपर एक अदद फोर्स अप्लाई कर रहे हैं which is this vertical force P. So you need to determine the largest vertical force P that can be applied to this pin without causing any movement. Now the coefficient of friction between these blocks and the contacting surfaces is given to us as 0.3. So ये दो blocks हैं हमारे पास, दोनों का mass given है, हम इसको particle लेके model करेंगे because जाहिर है इसकी dimensions नहीं given, so हम इसको as a particle लेके model करेंगे. ये दोनों blocks connected हैं दो weightless links के साथ, pin C के साथ. आप वो vertical force pin P पे apply करते हैं, वो क्या magnitude होना चाहिए इस vertical force P का without causing any motion for either of these blocks. So first of all, can you tell me, is it case 1, case 2 और case 3? ये जो हमने तीन cases पढ़े हैं, इनमें से कौन सा case है this problem, this example? Two. 2 or 3? Yes, it is case 3 basically. Case 3 क्या था कि impending motion occurs at some point of contact. यहाँ हो सकता है जब आप P apply करें, there is a possibility that motion or slipping occurs at point A and not point B. Second possibility क्या है कि slipping occurs at point B and not at point A. और third and very rare possibility क्या है कि sliding या slipping occurs simultaneously at point A and B. So आपके ख्याल में कॉमन सेंस क्या कहती है, पहले स्लिपिंग जो है वो A से स्टार्ट होगी या B से? A. Any reason A से क्यों स्टार्ट होगी? Lighter weight. सर मैस कम है, इनर्शिया कम है. मैस कम है तो आपके पास मोमेंट आर्म भी उसका ज्यादा है, जिसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप ए से स्लाइडिंग स्टार्ट होगी. लेकिन बहरहाल हम इसको चेक भी कर लेंगे वंस वी मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द masses which are involved here. The first thing involved here is this pin C. इस पिन के ऊपर एक अदद तो ये फोर्स एक्ट कर रही है जो कि आपकी अप्लाइड फोर्स है, वर्टिकल अप्लाइड फोर्स C. इसके अलावा आप जब इस रिजिड लिंक AC को रिमूव करेंगे, you are going to get a force FAC here which is being represented as FAC. और इसी तरह जब आप रिजिड लिंक CB को रिमूव करेंगे, you are going to get a force which is FCB, and basically this angle is given to you as 30 degrees. So this is the free body diagram of pin C. अगर मैं A की बात करूं तो A के ऊपर मेरे पास यहाँ जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कौन सी फोर्सेस हैं? वन इज द वेट of particle A which is acting downward. Second one is the normal reaction and A which would be acting upward. Now what about friction? A किस direction में move कर सकता है? What is the possible motion direction of A? बैकवर्ड, लेफ्ट की तरफ. तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स आएगी दैट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द राइट. इसके अलावा आपके पास ये लिंक ए जो है वो AC से कनेक्टेड है. तो वंस यू रिमूव दैट लिंक AC, यू आर गोइंग टू गेट अ फोर्स विच इज FAC हेयर, और ये एंगल आपको 30 डिग्रीज का गिवन है. ओके, नाउ कमिंग टू पार्टिकल B. अगर हम पार्टिकल B की फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें तो पार्टिकल B का वेट इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो मैं इसको WB के तौर पे लिख लेता हूँ, एंड B वुड बी एक्टिंग अपवर्ड एज शोन टू यू द फिगर. देन दिस पार्टिकल इज बीइंग कनेक्टेड with a rigid link CB.
So once I remove that rigid link, I'm going to get a force which is FCB here. और पार्टिकल B किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है? राइट साइड में मूव कर सकते हैं, लेफ्ट साइड फ्रिक्शन। ओके, सो फ्रिक्शन हमारे पास अकॉर्डिंगली लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। सो आई होप कि ये सारी फ्री बॉडी डायग्राम्स हर एक के क्लियर हैं। अब तक फ्री बॉडी डायग्राम्स की इतनी आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ये फ्री बॉडी डायग्राम्स क्लियर हैं तमाम लोगों को। जी क्लियर हैं तमाम फ्री बॉडी डायग्राम्स? यस सर, क्लियर। चलिए, तो स्टार्टिंग विद द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पिन सी। चूंकि हम सारी चीजें पार्टिकल लेके मॉडल कर रहे हैं, तो पार्टिकल के लिए इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन सी होती हैं? जी, व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर अ पार्टिकल? summation of fx is equal to 0, summation y is equal to 0. Okay, so summation fx and summation y equal to 0. So applying those equations of equilibrium for pin C, particle A and particle B, starting with pin C, आपके पास अगर मैं summation fy से start करूं, so what are the forces which are acting on this pin along the y axis? One is FAC cos 30 and the other one is P. So minus P should be equal to 0. This will give me the value of FAC in terms of P to be equal to 1.155 P. क्लियर है ये चीज? ये इक्वेशन क्लियर है? रेक को कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है सर। ओके, अबाउट एक्स एक्सिस अगर मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करूं, तो देन देयर इज गोइंग टू बी अ कंपोनेंट ऑफ FAC, बट दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी FAC sin 30 with a positive sign minus FCB should be equal to 0. This will give me the value of FCB in terms of P to be equal to 0.577 P. So let me call it as equation number 2. Okay, moving forward and moving to block A. अगर मैं ब्लॉक A के ऊपर इसी तरह summation fx और summation fy इस्तेमाल करूं, अब मैं सिर्फ एरो बना रहा हूं taking positive x axis towards the right. F जो A के ऊपर x डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट करनी है, one is FA, the other one is FAC sin of 30 माइनस साइन सर है जी, माइनस का साइन भी आ जाएगा, वो मैंने साइन की जगह इसीलिए छोड़ी थी। सो FA माइनस FAC sin 30 शुड बी इक्वल टू 0। ऑलरेडी मेरे पास FAC इन टर्म्स ऑफ PI भी है, तो मेरे पास FA भी यहाँ से इन टर्म्स ऑफ P आ जाएगी, विच कम्स आउट टू बी 0.577 P. Let me call it as equation number 3. Similarly, taking summation of forces along the y-axis on particle A, जो forces act कर रही हैं, one is NA, the other one is WA, and the third one is the component of FAC. So FAC cos 30 आपके पास आ जाएगा, should be equal to 0. This will give you the value of NA in terms of P as well. That value comes out to be P plus 29.43. यहां तक क्लियर है? रेको कोई डाउट तो नहीं है इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से? ओके, नाउ मूविंग टू द फाइनल पार्टिकल विच इज पार्टिकल बी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये हम सब कर क्यों रहे हैं। सो फॉर पार्टिकल बी, वंस आई एम टेकिंग समेशन fx इक्वल टू 0, देयर इज अ फोर्स विच इज FCB acting toward the positive x-axis minus FB to be equal to 0. This will give me the value of FB in terms of P as 0.577 P. Let me call it as equation number 5. And the final equation is, अगर मैं y डायरेक्शन में देखूं तो पिन B के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, one is NB minus WB. कोई और फोर्स है? नो सर। Okay, so this will give me
द वैल्यू ऑफ NB टू बी इक्वल टू WB, और वो मेरे पास आ जाएगी 88.29 न्यूटन। अच्छा, अब ये मेरे पास 6 इक्वेशंस थी इक्विलिब्रियम की। अननोन्स कितने से, अगर मैं इन इक्वेशंस को गौर से देखूं? सर 7। कौन कौन से? सर पी भी तो है ना सर एक और। बिल्कुल, PV अननोन है, FAC sir. अननोन है, FEC अननोन है, FA Yes, अननोन है, NA अननोन है और FB अननोन है। तो 6 इक्वेशन, 7 अननोन। व्हाट अबाउट द फ्रिक्शनल इक्वेशंस? सर 2 आएंगी लेकिन हम एक किसी एक को सर कंसीडर करेंगे। जी, तो अब देखें, अननोन आपके पास 7 हैं, इक्वेशंस आपके पास 6 इक्विलिब्रियम है प्लस 2 फ्रिक्शनल इक्वेशंस हैं एट पॉइंट A एंड B, F इक्वल टू म्यू एन वाली। सो अब इनमें से कौन सी फ्रिक्शन इक्वेशन को आप इक्विलिब्रियम के साथ मिला के इस्तेमाल करेंगे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए? वो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, रादर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज आइदर स्लिपिंग अकर्स एट पॉइंट A एंड नॉट एट पॉइंट B, जो कि ज़्यादा कॉमन सेंस है। वजह क्या है कि A का मैथ जो है वो कम है एज कम्पेयर टू B, बहुत कम है, रादर 3 kg और 9 kg। तो जिसका मैथ कम होगा, जाहिर सी बात है उसकी मोशन के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, जो कि शायद कॉमन सेंस कहती है कि नहीं होगी, वो ये है कि B में पहले स्लाइडिंग स्टार्ट हो और A में बाद में स्टार्ट हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों में साइमल्टेनियसली स्लाइडिंग जो है वो स्टार्ट होगी। सो इफ वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट अजम्पशन, दैट इज स्लाइडिंग अकर्स एट पॉइंट A एंड नॉट एट पॉइंट B, इस सूरत में आप फ्रिक्शन इक्वेशन A पे कौन सी इस्तेमाल करेंगे? आप कह देंगे फ्रिक्शन एट A इज गोइंग टू बी FA इक्वल टू म्यू एस एन A, और आप FB की वैल्यू जो है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से डिटरमिन करेंगे, ऐसे ही है? यस सर। और उस FB को फिर आप कंपेयर कर देंगे with that inequality, that is the FB which you have determined from the equilibrium equation should satisfy this inequality, that is FB is less than equal to mu s n B, ऐसे ही है? यस सर। चलें, so assuming that, ये तो वो 6 इक्वेशन हैं जो कि अभी हमने लिखी थी। so assuming that the block A slips first, then जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया, we are going to apply the condition of impending motion on block A, which is FA equal to mu A and A, and then solving from that equation will give me the value of P to be equal to 31.83 न्यूटन। आपके पास P की वैल्यू आ गई जब आपने A के ऊपर स्लाइडिंग जो है वो कंसिडर की। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 5 लिखी थी, इससे जब P की वैल्यू आ गई तो यू कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ FB। दैट वैल्यू ऑफ FB फ्रॉम दैट इक्विलिब्रियम इक्वेशन कम्स आउट टू बी 18.4 न्यूटन। सो यहाँ आपके पास FB जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आया वो 18.4 न्यूटन आ गया था। जिस तरह अभी बात हुई है, वी नीड टू कंपेयर दिस FB फ्रॉम द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल एट पॉइंट B, विच इज म्यू एस एन B के बराबर। So that mu s n B at point B comes out to be 26.5 Newton. So आपके पास 18.4 आया था। Is this less than or equal to 26.5? क्या ये inequality satisfy हो रही है? Yes sir. So since the inequality is satisfied, it means that our assumption is correct. However, if that inequality is not satisfied, यानी अगर ये satisfy नहीं होती, तो then हम जो है वो दूसरी condition को भी देखते हैं। यानी दूसरी कंडीशन फिर क्या हम कंसीडर करते हैं कि मोशन अकर्स एट ब्लॉक B रादर देन ब्लॉक A। फिर हम B के ऊपर FB इक्वल टू म्यू B एन B लगाते और P की वैल्यू फाइंड करते और A की वैल्यू FA इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड करते और उसको इनइक्वालिटी FS मैक्स इक्वल टू म्यू S NA से कंपेयर कर देते। आई होप दैट द सोल्यूशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes sir. So this is basically the value of P, कि P की वैल्यू जब हम इस पॉइंट तक पहुंचाएंगे तो द ब्लॉक एट A इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। इससे ज़्यादा हम जब वैल्यू बढ़ाएंगे तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा इस पूरे मैकेनिज्म में पॉइंट A के ऊपर। सो द वैल्यू ऑफ P विच वुड स्टार्ट मोशन इज 31.83
Newton. Any question, any query regarding this example 8-5? एक्सक्यूज मी सर, जी पूछें। सर थोड़ी सी ये कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पे केस कौन सा लगेगा, केस 1, केस 2 और केस 3? देखिए केस 1 इज स्ट्रिक्टली इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो केस 1 तो आपको क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ के पता चल जाता है कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस आपको कही जा रही हैं या नहीं कही जा रही। तो केस 1 को तो बिल्कुल आउट कर दें। केस 2 और केस 3 में कंफ्यूजन है। केस 2 क्या कहते हैं कि आपके पास जहां जहां से भी ये मैकेनिज्म कनेक्टेड है सराउंडिंग के साथ, उन तमाम जगहों पे इंपेंडिंग मोशन वाली कंडीशंस है। मसलन अगर मैं इस पे केस 2 लगाता तो इसका मतलब क्या था कि एफ ए आपके पास म्यू एस एन ए के बराबर है और एफ बी आपके पास म्यू एस एन बी के बराबर है। अब आपने खुद देखा है कि आपके पास जो इक्वेशंस आ रही हैं वो 6 इक्वेशंस ये प्लस 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों को लूं तो ये 8 इक्वेशन हो जाती हैं। अननोन्स मेरे पास 7 हैं, तो 7 अननोन्स 8 इक्वेशंस, यूनिक सोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये केस 2 तो बनता ही नहीं है, क्योंकि केस 2 आपका यूनिक सोल्यूशन देता है। इट मींस कि ये केस 3 बनेगा जिसमें आप 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन और इन दोनों में से कोई सी एक इक्वेशन को यूज करते हुए कंडीशनल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन जो है वो, इंपेंडिंग मोशन वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे। इज इट क्लियर? ओके सर। चलिए, एनी अदर क्यूरी रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, काइंडली आप पूछ सकते हैं अभी। तो सबसे पहले तो आपने फिगर देखते हुए थोड़ा सा केस जज करना है, ताकि अकॉर्डिंगली आप वो प्रोसीजर लगा सकें कि अगर इक्विलिब्रियम है तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से आपने फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको कंपेयर कर देना है टू दिस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अगर तो केस 2 है तो केस 2 में आपके पास अननोन्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस और फ्रिक्शनल इक्वेशंस को मिला के बराबर होंगे। सो अगेन यूनिक सोल्यूशन आपके पास मिल जाएगा अगर वो केस 2 बनता है। हाउएवर इफ इट इज केस 3, तो केस 3 के लिए फिर आपने वो दोनों पॉसिबिलिटीज को इवेल्युएट करना है, अनलेस एंड अनटिल उनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी आपको करेक्ट सोल्यूशन ना दे दे। अब यहाँ आपने ब्लॉक ए से शुरू किया कि ब्लॉक ए में मोशन, और वो चूंकि सोल्यूशन सही आ गया तो आप यहीं रुक गए। हाउएवर अगर आप चाहें तो रफ में सेकंड पॉसिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं, और डेफिनेटली वो चेक करेंगे तो आपको वो गलत सोल्यूशन ही देगा। तो आप फिर कह सकते हैं कि आपके पास assumption number 1 करेक्ट है, यानी मोशन जो है इट इज गोइंग टू अकर एट पॉइंट ए एंड नॉट एट पॉइंट बी। ठीक है, ओके सर। शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलें, अब थोड़ा सा एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस फ्रिक्शन टॉपिक 8-1। You need to determine the minimum horizontal force P. अब देख लें, वर्डिंग थोड़ा और से देखें। You need to determine the minimum horizontal force P required to hold this crate from sliding down the plane. So what should be that minimum horizontal force P which would keep this crate to be in equilibrium? So is it case 1, case 2 or case 3? सर केस 1 सर, इक्विलिब्रियम वाला सर। इट इज केस 1 जिसमें आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अप्लाई करना है। और इसमें आप करते क्या थे केस 1 में, थोड़ा सा अगर कोई आप में से एक स्टूडेंट बता सके। सर इसमें फ्रिक्शन को अननोन सर, एज अननोन हम लेके सॉल्व करते हैं। सॉल्व हम कैसे करते थे? इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। यस सर, सर उसको एक एज अननोन लेके सर। यस। और जो मेरे पास वैल्यू आती थी फ्रिक्शन की, उसको फिर आखिर में मैं जस्टिफाई किस तरह करता था कि मेरा सोल्यूशन करेक्ट है? किससे कंपेयर करता था? जी, एनी स्टूडेंट जो जवाब दे सके कि ठीक है आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, पर करेक्टनेस ऑफ सोल्यूशन मुझे किस तरह पता चलता था? डू यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? तो सवाल रिपीट करें। सवाल रिपीट मैं कर देता हूँ। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह आप में से किसी एक ने कहा कि इट इज केस 1 जिसमें हम फ्रिक्शन को अननोन लेके
हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकालते थे। वो वैल्यू आने के बाद हाउ आई एम गोइंग टू डिसाइड कि वेदर दिस वैल्यू इज करेक्ट और नॉट, और इन अदर वर्ड्स ये पार्टिकल जो है या रिजिड बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में रहेगी या नहीं, कैसे मुझे पता चलता था? तो आंसर पॉजिटिव हो तब शायद हम उसको उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कंपेयर कर देते थे ना। यस सर। ठीक है, तो उसको मैं स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग वैल्यू उससे कंपेयर कर देता था। अगर तो वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है, दैट इज जो आप फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इट इज लेस देन और इक्वल टू द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इट मींस के द ब्लॉक वुड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। Okay, so is it if this is case 1, let me first of all draw the free body diagram of this block. So this is going to be the weight which would be acting downward. Then आपके पास जो एंगल आएगा, this angle is going to be 30 degrees जो कि आपको गिवन है। आप जब फ्लोर को रिमूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सर एक नॉर्मल फोर्स सर। नॉर्मल फोर्स मिल गई, वो आपने ड्रॉ कर ली। ओके, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ दिस ब्लॉक to do motion, downward or up the incline? Sir, downward. Okay, so accordingly friction force आपके पास up this Upward incline आनी चाहिए। So इसको मैं F के साथ या FF के साथ जो है वो denote कर लेता हूँ। So these are the forces which are acting on this block. The axis which I am going to take for my analysis is XY axis, जो कि मेरे पास ये वाली axis है। Along the incline मैंने X axis कह दी है और perpendicular to the incline मेरे पास Y axis आ गई हैं। So अगर मैं वो एक्सेस लेता हूँ, इट मीन्स कि मुझे P को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा X और Y के अलॉन्ग। सब ये एंगल आपको 30 डिग्रीज गिवन है। सो द फ्री बॉडी डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनी डाउट रिगार्डिंग द फ्री बॉडी डायग्राम? नो सर। चलें, सो स्टार्टिंग विद अप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सिंस आपके पास गिवन है दैट सिंस आपके पास गिवन है दैट the crate is on the verge of sliding. Again, थोड़ा सा वर्डिंग और से पढ़ें। I have just read the wording again. Is it case 1 or case 2? सर मैं यही सोच रहा था कि impending motion at all points हो रहा है ना, तो केस 2 नहीं है। So वो जो हमने शुरू में डिस्कशन की that was wrong. हमें बेसिकली ये करना था, आप देखें इसकी वर्डिंग पढ़ें। You need to determine the force P required to hold the crate from sliding down the plane, यानी मिनिमम फोर्स P जो एक तरह से इसका impending motion बना रहा है। So it is not case 1, rather it is case 2. कैसे case 2 है, कोई बता सकते हैं? This block is on the verge of sliding down. सर क्योंकि motion about to start है सर। जी, motion about to start है, तो आपने P की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे ये मोशन को होने से रोक रहे हैं, यानी मिनिमम वैल्यू P की। तो मोशन आप कहेंगे कि इट इज अबाउट टू इम्पेंड, इससे आपको P की मिनिमम वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। सो इट इज केस 2, दैट इज इम्पेंडिंग मोशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। इसमें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही है, तो उसके ऊपर इम्पेंडिंग मोशन हो सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या थी इम्पेंडिंग मोशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट के लिए? सर नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम प्लस फ्रिक्शनल। ठीक है, so number of unknowns for case 2 should be equal to number of equilibrium equations plus friction equation plus number of friction equations, ऐसे ही है। Okay, so if that block is about to start its motion, what should be the value of friction force? Sir, mu s n. So mu s n a. So starting our analysis and applying the equation of motion and applying the summation equation along the x-axis, आपके पास कौन सी forces x direction में act कर रही हैं, जो x direction हमने लिया है along the incline? One is P cos 30. The other one is friction force which is 0.25 यानी mu n के बराबर, तो 0.25 na। कोई और चीज जो x डायरेक्शन में एक्ट कर रही है आपके ख्याल से? सर वेट का कंपोनेंट। वेट का साइन कंपोनेंट। सर साइन कंपोनेंट। पॉजिटिव नेगेटिव? सर पॉजिटिव होगा सर। आर यू श्योर? यस सर, वो नेगेटिव नेगेटिव होगा।
So P cos 30 plus mu NA minus W sin 30 should be equal to 0. Let me call it as equation number 1. Similarly, applying summation Fy equal to 0, the forces acting along the y-axis are P sin of 30 with a negative sign. So आपके पास एक अगर P sin of 30 आ गया with a negative sign. Then the other thing is NA. So आपके पास वो NA की वैल्यू आ गई है. And the third one is W cos of 30 with a positive or negative sign. Negative sign. So ये आपके पास नेगेटिव आ गया, should be equal to 0. अब जरा और से देख के बताएं, दो इक्वेशंस हैं, अननोन कितने हैं दो इक्वेशंस में? सर 3. कौन से 3? सर NA W और P. NA सर वेट तो मिला हुआ है सर, वेट तो मिला हुआ है. So सिर्फ और सिर्फ NA और P आपके पास अननोन है. So once you solve these two equations for these two unknowns, you are going to get the value of NA, which is equal to 494.94 Newton, and the value of P would be equal to 140 Newton. ठीक है? Any query regarding this problem? सर माइनस W sin 30 क्यों माइनस में क्यों आ रहा था? देखें, आप W को रिजॉल्व करें ना. W के जब आप दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक कंपोनेंट बन रहा है इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट बन रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव x और नेगेटिव y के अलॉन्ग नहीं बन रहे. ओके, इन दैट सेंस. ओके सर, ठीक है. ठीक है, we are taking x axis along the incline, positive x axis up the incline, और positive y axis जो है वो हम ये perpendicular to that incline upward ले रहे हैं. So accordingly आपके जो w के components बन रहे हैं वो नेगेटिव x और नेगेटिव y के along बन रहे हैं. ठीक है, यस. चलिए, so moving forward, problem 8-6. In this case we have this man who is climbing up the ladder and stops at the position shown after he senses that the ladder is on the verge of slipping. So this man is climbing on the ladder और अचानक वो सेंस करता है कि this ladder is on the verge of slipping. So he stops at that point. We need to determine the coefficient of static friction between this friction pad at A and the ground if the inclination of the ladder is theta equal to 60 degrees and the wall at B is smooth. So आपके पास ये बंदा वॉल लैडर क्लाइंब कर रहा था, अचानक उसने महसूस किया कि ये लैडर जो है वो बिल्कुल स्लिप होने वाली है when this inclination becomes theta equal to 60 degrees. You need to determine the coefficient of static friction between this ladder and the ground. The center of gravity of the man is at point G. Neglect the weight of the ladder. So again, first of all, tell me, is it case 1, case 2 or case 3? सर केस 2. So it is again case 2 क्योंकि फ्रिक्शन हमारे पास सिर्फ A पॉइंट पे है, B पे तो वैसे ही स्मूथ है. B पे वैसे ही स्मूथ है, तो वैसे भी देखिए आपको गिवन है कि this ladder is on the verge of slipping. So once it is on the verge of slipping, फिर तो आपने सिर्फ ये डिसीजन लेने कि 2 और 3 में से कौन सा है. अब इसमें दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, लेकिन पॉइंट बी तो स्मूथ है, उस पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती. देयरफॉर आपके पास स्लाइडिंग जो है वो अकर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, यानी केस 2 जो है वो आप लेके इसको सॉल्व करेंगे. सो वंस यू आर टेकिंग केस 2, यू आर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम. ए के ऊपर आपको एन ए मिल जाएगा फ्लोर को हटाने से, और बी के ऊपर आपको एन बी मिल जाएगा जब आप वॉल को रिमूव करेंगे. इसके अलावा आपके पास एक अदर वेट है जो कि W एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड. फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आएगी? को तो निग्लेक्ट करना है ना सर. लेडर के वेट को निग्लेक्ट करना है, लेकिन बंदे के वेट को निग्लेक्ट नहीं करना. सर फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पे आएगी. सर लेफ्ट साइड पे आएगी सर. So since the ladder is on the verge of sliding और वो sliding towards the right होगी, so accordingly आपके पास जो friction आएगी that is going to act towards the left. And since this ladder is on the verge of sliding, so the value of friction is going to be F equal to mu S and A. ठीक है, maximum static friction force के बराबर होगी. I hope that this point is clear to all of you. Okay, so आपके पास अब ये rigid body है ladder, तो
कौन सी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से आप स्टार्ट करेंगे, एक्स, वाई या मोमेंट? सर मोमेंट ले लें सर, एन अच्छा, बी मिल जाएगा। मोमेंट से ज्यादा अगर मैं देखिए, अगर मैं एक्स समेशन एफ एक्स लेता हूँ तो उसमें तो दो अननोन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एन बी और एफ ए, ऐसे ही है। यस सर। अगर मैं एफ वाई लूँ तो उसमें कितने अननोन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? सर 1। सिर्फ एक अननोन है ना, तो एन सर ए, वेट तो फाइंड कर लेंगे। जी, एन ए माइनस डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू 0, isn't it? So this will give me the value of Na to be equal to W, which is basically 180 pound. I hope कि यहाँ तक क्लियर है रेप को। यस सर। अच्छा, चले Na की वैल्यू मिल गई, अब मुझे क्या करना चाहिए? सर अब मोमेंट लेना चाहिए सर, अबाउट पॉइंट ए। अबाउट पॉइंट ए मोमेंट ले लूं? मेरा तो ख्याल है मोमेंट की हद तक तो आपकी बात ठीक है कि मुझे मोमेंट लेना चाहिए, पर पॉइंट ए के अबाउट क्यों लूं? सर एन बी भी तो फाइंड करना है सर। एन बी भी फाइंड करना है? कहीं कहा है आपको कि एन बी की जरूरत है आपको? ओके सर। सर वो मैं क्वेश्चन नहीं देखा, मैंने कहा शायद सारे फाइंड करने हैं। हमें बेसिकली म्यू चाहिए, यानी फ्रिक्शन वाली चीज कहीं ना कहीं आनी चाहिए। तो अगर मैंने एन ए के अबाउट मोमेंट ले ली तो फ्रिक्शन वाली टर्म तो मोमेंट बनाएगी नहीं, तो म्यू तो फाइंड ही नहीं होगा। तो बेहतर नहीं है कि मोमेंट तो लूं लेकिन मोमेंट में बी के अबाउट ले लूं? यस सर। तो इससे Yes. एन बी का मोमेंट 0 हो जाएगा, मुझे वैसे भी एन बी की जरूरत नहीं है। वेट कितना मोमेंट बनाएगा, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट बी? 3 सर। इट इज 3। ओके, एन ए कितना मोमेंट बनाएगा पॉइंट, अच्छा वेट पॉजिटिव मोमेंट बनाएगा नेगेटिव? नेगेटिव सर। तो मैंने नेगेटिव साइन यहाँ डाल दिया। व्हाट अबाउट एन ए, वो पॉइंट बी से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? सर 10 cos 60। तो 10 cos 60 आपने लिख लिया यहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव आ गया। और तीसरी चीज म्यू एस एन ए है, यानी फ्रिक्शन जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका फ्रॉम पॉइंट बी? सर 10 sin 60। तो 10 sin 60 आपने लिख लिया। पॉजिटिव मोमेंट नेगेटिव मोमेंट? सर नेगेटिव। नेगेटिव मोमेंट, so that should be equal to 0. So from this equation आपके पास unknown क्या है? Na तो आपने फाइंड कर लिया इक्वेशन 1 से, so the only unknown here is mu s. So once you solve it, mu s what comes out to be 0.231. So this is going to be the value of coefficient of static friction. Is it clear to all of you? जी कोई क्वेश्चन? यस सर। चलें, सो मूविंग ऑन टू द फाइनल प्रॉब्लम, उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक कर लेंगे। 8-7 अगेन आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म पोल है, जिसका वेट आपको गिवन है 30 पाउंड्स एंड इट हैज अ लेंथ ऑफ 26 फीट। इफ इट इज प्लेस्ड अगेंस्ट द स्मूथ वॉल एंड ऑन अ रफ फ्लोर, यानी वॉल अगेन स्मूथ है बी पे और फ्लोर रफ है ए पे, एट अ पोजीशन में डी इक्वल टू 10 फीट। नाउ will it remain in this position or will it remain in equilibrium जब आप इसको यहां छोड़ेंगे? केस 1, 2, 3 क्विकली। सर केस 1। so it is case 1 now। वन उसमें अब इक्विलिब्रियम का पूछा। ये हमें क्लैरिटी है कि उसने कहा है कि आप जब इसको छोड़ेंगे तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं, इसी पोजीशन में रहेगा या नहीं। so it is case 1 जिसमें आप फ्रिक्शन को अननोन लेके सॉल्व करेंगे और फिर उस वैल्यू को कंपेयर कर देंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ। तो अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा जिस तरह हमने इससे पिछली प्रॉब्लम में लिया था, Na आपका अपवर्ड एक्ट करेगा और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? सर अगेन लेफ्ट साइड। सर लेफ्ट साइड पे फ्रिक्शन है, तो अगेन लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। तो ये आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम आ जाएगी। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप थीटा डिटरमिन कर सकते हैं।
कैन यू डिटरमिन दिस थीटा? हाइपोटेन्यूज 26 है, बेस 10 है, तो कौन सा साइन कॉस टेंजेंट में से फॉर्मूला है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हों? सर कोस। सर cos थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स बेस और ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा विच कम्स आउट टू बी 67.38 डिग्रीज, ठीक है। सो वंस यू हैव फाउंड दिस थीटा, नाउ क्विकली टेल मी इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमें कौन कौन सी यहाँ अप्लाई करनी चाहिए आपके ख्याल में इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ ए? बेसिकली तो हमें एफ ए की वैल्यू चाहिए ताकि जो है वो हम ये जज कर सकें कि क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं। सर पहले हम y एक्सिस पे y करेंगे क्योंकि वो अच्छा, एक ही अननोन है y सर। एक्सिस पे अगर मैं करता हूँ अप्लाई, तो y एक्सिस के अलोंग कौन सी फोर्सेस हैं? w एक्ट कर रहे हैं और क्या एक्ट कर रहे हैं? सर na na। तो w और na एक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने साइन लगा लिए, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ na टू बी इक्वल टू 30 पाउंड्स। और उसके बाद फिर सर अभी दूसरे लगा लेंगे सर x एक्सिस पे। अच्छा, x पे लगाता हूँ तो मुझे fa मिलेगा यस सर। और nb मिलेगा, ऐसे ही है। यस सर। चलें सर लेकिन मोमेंट ना लगा लें सर इस पे। चलें मोमेंट लगा लेते हैं। मैं तो यही पूछना चाह रहा था कि आप क्यों उसकी तरफ जा रहे हैं, पहले मोमेंट क्यों नहीं लगा लेते? यस सर। तो किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लूं? सर b वाई बी। सर हमें na फाइंड करना है तो एनए तो मैंने एनए तो ऑलरेडी आप फाइंड कर। सर फ्रिक्शन फाइंड करनी है ना fa। हाँ, तो आपने ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लिया, तो फिर तो Friction तो निकल आएगी। सर b बोला है मैंने सर, a नहीं बोला सर, b बोला। ओके ठीक है। अगर हम बी के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, that should be equal to 0. Okay, what are the forces which are creating moment about point B? One is going to be the weight. Weight का perpendicular distance कितना है? सर 20 13 cos थीटा नहीं आएगा? यस सर। 26 26 को हाफ कर लिया ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो दिस इज 13, ओके दिस इज 13, तो आपके पास 13 cos थीटा आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव सर नेगेटिव। नेगेटिव आ गया। ओके, एनीथिंग एल्स? फ्रिक्शन फोर्स Na मोमेंट क्रिएट करेगा। (26 cos थीटा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। वो ऐसे 26 cos थीटा करने की जरूरत है? Na का b से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो गिवन नहीं है। जी खामोशी क्यों होगी? यस सर, वो 10 फीट सर गिवन। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव सर पॉजिटिव। और कोई आपके ख्याल में कोई चीज जो मोमेंट क्रिएट करे? सर फ्रिक्शनल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन हम म्यू एन नहीं ले लेंगे बिकॉज दिस इज द इक्विलिब्रियम केस, फ्रिक्शन को अननोन लेके सॉल्व करेंगे। तो फ्रिक्शन एफ ए आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी कितना है? 26 सर ये 26 साइन सो 26 साइन थीटा आ गया आपके पास। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। तो W आपको नोन है, Na आपने फाइंड कर ली है, so only unknown here is Fa. Once you solve it, the value of Fa would comes out to be 6.25 pound. Now what should we do? What is maximum static friction? सर म्यू एस और एन ए सर, उसे कंपेयर करेंगे हम। It is mu s and a. mu s आपको गिवन है 0.3, na आपके पास 30 है, so this F max comes out to be 9 pounds. So is this Fa which you have determined less than or equal to Fa max? क्या ये inequality satisfied है? यस सर। So इसका मतलब क्या है?
कि हमारी कंडीशन सर ट्रू है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा सर। It means that once we leave this uniform rod in the position shown, it would remain in equilibrium. ठीक है? Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, क्लियर है सर। तो let us take a break of अभी 9:36 हुए, 13 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। 9:50 पे we are going to restart our class, ठीक है? So I'm going to stop the recording here और इंशाल्लाह 9:50 पे क्लास को रीस्टार्ट करेंगे।